ब्रीदिंग रेट बढ़ेगा। तो डायगोनल वेरिएशन में देखेंगे तो मैक्सिमम होगा डेड टाइम। अगर हम लोग सेक्सेस देखें तो ज्यादा होगा फीमेल्स में ब्रीदिंग रेट। अगर हम लोग एज देखें तो सबसे ज्यादा होगा छोटे बच्चे में, न्यूबॉर्न बेबी में। अगर हम लोग एक्सरसाइजेज और फिजिकल वर्क देखें तो ब्रीदिंग रेट बढ़ेगा। अगर हाइट पे जाएंगे ब्रीदिंग रेट बढ़ेगा। अगर डायरिया डिसेंट्री वगैरह हो गया ब्रीदिंग रेट बढ़ेगा। अगर ब्लड प्रेशर कम हो गया, एनीमिया हो गया, ब्रीदिंग रेट बढ़ेगा। अब अगर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में दो डिवीजन, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। तो जब कभी भी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बढ़ेगा तो रेट ऑफ हार्ट बीट और ब्रीदिंग रेट दोनों बढ़ेगा और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम उसको नॉर्मल करेगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम उसको बढ़ाएगा। इसलिए अगर कोई इस तरह का क्राइसिस आता है या बहुत डर गए, घबरा गए या बहुत खुश हो गए तो बॉडी को ज्यादा एनर्जी यूटिलाइज करना पड़ता है। वैसे कंडीशन में रेट ऑफ हार्ट बीट और ब्रीदिंग रेट भी बढ़ जाता है। जैसे आप बहुत खुश हो जाइएगा, रिजल्ट आपका आएगा तो अगर बोलना चाहिएगा कि मेरा रिजल्ट हो गया नीट का तो बोल नहीं पाइएगा। आप जो बोलिएगा वो समझ में नहीं आएगा। क्यों? बहुत ज्यादा एक्साइटेड है उस समय। तो थोड़ी देर के बाद वो स्टेबलाइज हो, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम उसको नॉर्मल करेगा, तब जाकर आप ठीक से बोल सकते हैं। बिकॉज बोलने का सीधा संबंध है ब्रीदिंग से। हम लोगों ने देखा कि अगर ज्यादा तेजी से वाइब्रेट करेगा वोकल कॉर्ड तो स्पीच प्रॉपर नहीं। अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस। यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम बनाया है इस वक्त। ये हम लोग शो कर रहे हैं एल्वियोलाई। ये एल्वियोलाई है इस वक्त, ये एल्वियोलाई। जब हम लोग एयर इनहेल करते हैं, सांस लेते हैं तो ये इकट्ठा होता है इस एल्वियोलस में, इसी में इकट्ठा होता है। और इस एल्वियोलर एयर का पार्शियल प्रेशर, इसके अंदर जो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन है 104 mm of Hg और जो PCO2 है इट इज 40 mm of Hg। तो हम लोग कह सकते हैं कि ऑक्सीजन लेवल ज्यादा है जो एटमॉस्फेरिक एयर और CO2 का लेवल कम। अब ब्लड कैपिलरी जो एल्वियोलस के चारों तरफ जाल बना है कैपिलरी का, उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पास कर रहा है। उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में PO2 40 mm of Hg and PCO2 46 mm of Hg। यहाँ ये 40 है ऑक्सीजन और PCO2 46। तो अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखिएगा कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस occurs due to difference in the partial pressure of the gases. Exchange of gases has nothing to do with the blood pressure. ये नहीं समझना है कि ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो ज्यादा से ज्यादा एक्सचेंज होगा गैसेस। तब तो सबसे ज्यादा एक्सचेंज होता है किडनी, जहाँ की ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा है। लेकिन सबसे ज्यादा एक्सचेंज होता है लंग्स में, जहाँ प्रेशर इज मिनिमम। ब्लड प्रेशर का गैसेस के एक्सचेंज से कोई देना देना नहीं। जैसे पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का यहाँ ज्यादा है, इसमें एल्वियोलर एयर, तो ऑक्सीजन will diffuse into the blood from higher to lower partial pressure और CO2 ज्यादा है इस ब्लड में तो CO2 will diffuse into alveoli। तो ऑक्सीजन एल्वियोलर एयर से आ रहा है ब्लड कैपिलरी में और ब्लड कैपिलरी से CO2 जा रहा है एल्वियोलाई में। ये जो एक्सचेंज हो रहा है गैसेस का, that is due to the difference in the partial pressure of the gases। अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा दीजिएगा तो इस ब्लड से, कैपिलरी के ब्लड से बहुत सारा सब्सटेंस, वाटर और डिफरेंट सॉल्ट्स वगैरह बाहर आ जाएगा and they will get accumulated in the tissues of the lung and that condition is called lung edema। edema हो जाएगा। हम लोगों ने डिस्कस भी किया था, excessive accumulation of the tissue fluid within a tissue or organ is called edema। edema like कंडीशन, इसलिए ब्लड प्रेशर यहाँ ज्यादा नहीं होता लंग्स में, यहाँ सिर्फ पार्शियल प्रेशर के डिफरेंस के कारण एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। अब मान लीजिए कि कोई
कोई पर्सन है जो काफी ज्यादा पॉल्यूटेड एयर इनहेल करना। पॉल्यूटेड एयर इनहेल करने का मतलब है कि जिसमें CO2 की मात्रा बहुत ज्यादा है और ऑक्सीजन कम है, तो जाहिर सी बात है तब ऑक्सीजन कम डिफ्यूज करने से CO2 भी कम पास करेगा एल्वियोलाई, यानी एक्सचेंज ऑफ गैसेस कम होगा। ठीक इसका उल्टा अगर प्योर ऑक्सीजन इनहेल करा देंगे तो ये सारा डिफ्यूज कर जाएगा एल्वियोलाई। एक्सचेंज ऑफ गैसेस ड्यू टू द डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर। अब इसके बाद जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो डेड स्पेस। डेड स्पेस तो हम लोग इससे पहले डेड स्पेस के पहले पल्मोनरी वॉल्यूम्स और पल्मोनरी कैपेसिटी को डिस्कस करेंगे और फिर तब डेड स्पेस को बात करेंगे। इससे क्वेश्चन पूछता रहता है, बीच में आप देखिएगा पल्मोनरी वॉल्यूम्स और पल्मोनरी कैपेसिटी से क्वेश्चन आता है। तो पहले हम लोग देख लें पल्मोनरी वॉल्यूम। पहला जो वॉल्यूम है वो है टाइडल वॉल्यूम, शॉर्ट में कहते हैं TV। फर्स्ट जो होगा वो टाइडल वॉल्यूम, शॉर्ट फॉर्म है TV। जब हम लोग सांस लेते हैं नॉर्मल कंडीशन से सांस 500 ml एयर चला जाता है लंग्स, 500 ml air enters into the lung during normal inhalation. It is called tidal valve. और फिर जब हम लोग सांस छोड़ेंगे तो 500 ml एयर बाहर आएगा। It is also tidal valve. So tidal volume of the air is the volume of air which we inhale or exhale during normal breath. नॉर्मल तरीके से जब हम लोग सांस लेते हैं तो 500 ml एयर जाता है लंग्स में, या फिर जब सांस छोड़ते हैं तो 500 ml एयर नाक से बाहर आता है। इस वॉल्यूम इज कॉल्ड टाइडल वॉल्यूम। अब इसके बाद दूसरा वॉल्यूम है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम शॉर्ट में कहेंगे IRV। तो TB हो गया 500 ml और दूसरा IRV इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। देखिए सांस लिया नॉर्मल, 500 ml एयर चला गया लंग्स में, इट इज टाइडल वॉल्यूम। अब फिर पूरा जोर लगा, जितना ज्यादा खींच सकते हैं एयर को पूरा ले लेंगे। तो अब 500 ml के बाद जितना एक्स्ट्रा एयर इनहेल किया दैट इज कॉल्ड इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। यानी इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इज द वॉल्यूम ऑफ एयर व्हिच वी इनहेल फोर्सफुली बियॉन्ड द टाइडल वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम वो एयर है, वो वॉल्यूम है जो हम लोग ज्यादा जोर लगाकर अपने लंग्स में लेते हैं टाइडल वॉल्यूम के लेने के बाद। जैसे सांस लिया, सांस मिल गया, अब और जोर लगा दिया तो एक्स्ट्रा जो एयर जाएगा लंग्स में इट इज कॉल्ड IRV एंड इट इज 3000 ml। ये 3000 ml है। तो टाइडल वॉल्यूम एंड इंस्पायरेटरी रिजर्व। नाउ एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ERV, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। फिर वैसे ही होगा, सांस छोड़े, 500 ml बाहर चला गया, अब पूरा जोर लगा के जितना सांस निकाल सकते, जितना एयर निकाल सकते हैं ना से, दैट विल बी कॉल्ड ERV एंड इट इज अबाउट 1100 ml। ERV 1100 ml। यानी expiratory reserve volume is the volume of air which can be exhaled forcefully beyond the tidal volume। यानी एक बार जो हम लोग एयर बाहर निकाल दिया 500 ml, उसके बाद पूरा जोर लगा के प्रयास करके और जितना एयर निकालते हैं that volume is called ERV। अब एक वॉल्यूम आता है जिस पर अक्सर मेडिकल में क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, दैट इज रेसिडुअल वॉल्यूम व्हिच इज कॉल्ड RV। रेसिडुअल वॉल्यूम RV। तो रेसिडुअल वॉल्यूम इज द वॉल्यूम ऑफ एयर व्हिच कैन नॉट बी एक्सहेल्ड
इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सहेलेशन, आप जितना भी जोर लगा दीजिए, आपके लंग से बाहर ये एयर नहीं जाए, ये हमेशा अल्वेलाई में रहेगा ही रहेगा। जब तक पर्सन जिंदा है, अलाइव है, ये एयर उसके लंग्स में इतना रहेगा। एंड वॉल्यूम इज 1200 ml, यानी जब तक हम लोग जिंदा हैं, हम लोगों के एल्वेलाई में या लंग्स में 1200 ml एयर हर समय रहेगा। उसको किसी भी तरीके से आप नहीं निकाल सकते। तो रेसिडुअल वॉल्यूम इज द वॉल्यूम ऑफ एयर which cannot be exhaled even after full exhalation. It is 1200 ml. अब यही डेथ हो जाएगा किसी पर्सन का, तो डेथ के बाद उसका लंग का टिश्यू डैमेज होने लगता है, सड़ने लगता है, तो ये एयर धीरे धीरे निकल जाएगा। और फॉरेंसिक साइंस में इसे डेथ का समय भी मालूम करते हैं। जैसे कोई पर्सन का डेथ हुआ तो उसका लंग का छोटा सा टुकड़ा काट के अगर वाटर में डाल दीजिएगा तो उसका रेट ऑफ सिंकिंग, यानी किस रफ्तार से पानी में डूब रहा है, इट विल इंडिकेट द टाइम ऑफ द डेथ, मालूम हो जाएगा। तो अगर तुरंत उसका डेथ हुआ है तो उसके अंदर एयर रहेगा, वो फ्लोट करेगा, धीमा धीमा सिंक करेगा। बहुत देर हो गया है, टिश्यू अगर उसमें डैमेज हो चुका है तो एयर पास आउट हो गया तो वो जल्दी डूबेगा, तो उस समय रेसिडुअल वॉल्यूम नहीं हो। लेकिन जब तक एलाइव है तब तक होगा। तो फिर से देख लीजिए, वॉल्यूम में लंग वॉल्यूम में 4 हैं। फर्स्ट इज द टाइडल वॉल्यूम, टीवी कहते हैं। इट इज द वॉल्यूम विच वी इनहेल और एक्सहेल ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीथिंग, नॉर्मल सांस ले रहे, अंदर लिया या छोड़ा, 500 ml लिया, 500 ml छोड़ा, इट इज टाइडल। देन इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, 500 ml एयर ले लिया और इसके बाद पूरा जोर लगा के जितना एयर और ले सकते हैं, तो दैट विल बी कॉल्ड IRV। इट इज अबाउट 3000 ml। अब तीसरा है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यानी 500 ml छोड़ दिया और इसके बाद पूरा जोर लगा के जितना एक्स्ट्रा एयर बाहर निकाला, दैट इज ERV, 1100 ml। और RP रेसिडुअल वॉल्यूम, it cannot be exhaled from the lungs during the light, or it is 1200 ml, 1200 ml। अब दूसरा टर्म आता है लंग कैपेसिटी, पल्मोनरी कैपेसिटी। ये पल्मोनरी वॉल्यूम था, अब दूसरा है पल्मोनरी कैपेसिटी। When 2 or more volumes are added together, it becomes capacity. जब 2 या 2 से ज्यादा पल्मोनरी वॉल्यूम को ऐड कर दीजिएगा तो इट बिकम्स पल्मोनरी कैपेसिटी। तो वॉल्यूम तो हो गया अलग अलग, अब इसमें 2 वॉल्यूम या 2 से ज्यादा को जोड़ देंगे तो कैपेसिटी क्या है। अब देखिए, पल्मोनरी कैपेसिटी में पहला है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, inspiratory capacity, and it is equal to IRV plus TB। तो IRV है हम लोगों का 3000 और TB है 500, तो कितना हो जाएगा 3500। It is called inspiratory capacity। उसी तरह expiratory capacity, इसी, और expiratory capacity is again ERV plus TB, and it is 1600 ml. 1600 ml. The third is the functional residual capacity, FRC. Functional residual capacity। सबके क्वेश्चन आप देखिएगा, अगर एक साल मिस कर गया तो अगले साल जरूर आए, इस तरह से पूछता है। इस बार नहीं पूछा है तो अगले बार एकदम आ जाएगा, चाहे वॉल्यूम से आए चाहे कैपेसिटी से। तो इसमें है फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, FRC, और फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी में सबको जोड़ दीजिए, IRV प्लस ERV प्लस TB, जोड़िएगा तो आ जाएगा 4600। ये हो गया 3000, ये है 1100, ये 500, 4600 एंड
और इसके बाद एक आता है फाइनल TLC, सॉरी ये गलती हो गई, ये फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी कह रहे हैं, तो फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी इज IRP प्लस RP रेसिडुअल वॉल्यूम, तो ये हो जाएगा 1100 और 1200 एक स्टेप आगे बढ़ रहा है। FRC फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी इज इक्वल टू इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो कि इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 1100 है, प्लस RV कितना है 1200, इसलिए हो गया 2300। और एक वाइटल कैपेसिटी VC, वाइटल कैपेसिटी, और वाइटल कैपेसिटी में जोड़ देंगे IRP को प्लस ERV प्लस EV, और ये हो जाएगा 4600। और फाइनली जो फाइनल है कैपेसिटी वो है टोटल लंग कैपेसिटी, टोटल लंग कैपेसिटी शॉर्ट में कहते हैं TLC, टोटल लंग कैपेसिटी TLC, सब जोड़ दीजिए IRV प्लस ERV प्लस EV प्लस RV, और ये हो जाएगा 5800 ml। तो नॉर्मल पर्सन का, नॉर्मल एडल्ट पर्सन का जो TLC होना चाहिए दैट शुड बी 5800 ml। अब पल्मोनरी वॉल्यूम और पल्मोनरी कैपेसिटी का सीधा मामला है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन सप्लाई इज डायरेक्टली रिस्पांसिबल फॉर द स्टैमिना ऑफ द पर्सन। स्टैमिना मींस एनर्जी टू परफॉर्म वर्क। हम लोग जो भी काम करते हैं उसके लिए एनर्जी चाहिए, और एनर्जी तभी मिलेगा जब ऑक्सीजन सप्लाई बेटर होगा, और ऑक्सीजन सप्लाई तभी बेटर होगा जब लंग्स ठीक ठाक होगा, लंग कैपेसिटी ज्यादा होगा, ज्यादा एयर हम लोग इनहेल कर सकते हैं। जितना एयर इनहेल करेंगे ऑक्सीजन उतना ही ज्यादा रहेगा, और बॉडी का आपको ऑक्सीजन सप्लाई उतना ही ज्यादा होगा, कमी नहीं होगी। तो हम लोग जो रेगुलर एक्सरसाइजेस करते हैं या फिजिकल वर्क करते हैं उसका पर्पस यही होता है कि लंग कैपेसिटी को बढ़ाना। जो एक्सरसाइजेस जो भी करते हैं, मॉर्निंग वॉक करें या कोई भी काम करें, तो उसका एक सबसे बड़ा मकसद होता है लंग कैपेसिटी को बढ़ाना। क्योंकि लंग कैपेसिटी बढ़ गया, उसमें स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ गया एयर का, तो ऑक्सीजन सप्लाई ज्यादा हो जाए, स्टैमिना पर्सन का बढ़ जाए। छोटे बच्चे वगैरह को देखिए, या तो रोता है तब भी लंग्स का एक्सपेंशन होता है, और नहीं तो नॉर्मली उसको अगर आप बैलून फुलाने दीजिए, या इवन बड़े आदमी को भी बैलून फुलाइएगा तो बहुत ज्यादा लंग पे काफी प्रेशर करे, तो लंग थोड़ा डेवलप होता है। लंग का एक्सरसाइज है, बैलून फुलाइएगा, जितना बैलून फुलाते हैं जितना, उससे आपका लंग्स मजबूत है। या छोटा बच्चा बांसुरी वगैरह बजाता है, फूकता है, फूकने वाला चीज से उसका लंग कैपेसिटी बढ़ेगा। दौड़ते हैं, भागते हैं, काम करते हैं, लंग कैपेसिटी बढ़ेगा। अब मान लीजिए कोई सिगरेट स्मोकर है तो उसको लास्ट क्लास में बताया था, तो उसका इलास्टिक फाइबर डैमेज हो जाए तो हम लोग कहते हैं एम्फीसीमा में, और तब तक फिर उसका इंट्राएल्वुलर सेप्टमी, इंटरएल्वुलर सेप्टमी डैमेज हो गया, एल्वुलाई का नंबर कम हो गया, सरफेस एरिया घट गया, और एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो सबसे इम्पोर्टेंट है हेल्दी रहने के लिए ऑक्सीजन सप्लाई ज्यादा, और उसके लिए लंग कैपेसिटी और पल्मोनरी कैपेसिटी ज्यादा होना चाहिए। तो जितना फिजिकल वर्क करेंगे उतना ये वॉल्यूम बढ़ेगा। मैक्सिमम होता है एथलीट्स शॉर्ट